तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और एमएचटी से रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करते हैं वेव ऑप्टिक्स का। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने, अ स्क्रीन इज प्लेस 2 मीटर अवे फ्रॉम द सिंगल नैरो स्लिट। अब देखो सिंगल नैरो स्लिट है, इसका मतलब डायफ्रैक्शन ही होगा। डायफ्रैक्शन में एक ही बड़ा सा स्लिट होता है। कैलकुलेट द स्लिट विड्थ, द फर्स्ट मिनिमम लाइज, कैलकुलेट द स्लिट विड्थ। पहले तो भाई स्क्रीन इज प्लेस 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, तो ये स्लिट और ये स्क्रीन दोनों के बीच का डिस्टेंस d, और ये d डिस्टेंस 2 मीटर अवे है, मतलब d का वैल्यू 2 मीटर है। चलो ठीक है। स्लिट विड्थ पूछा गया, मतलब a पूछा गया, ये जो a है आपका स्लिट विड्थ, ये a पूछा गया है हमको। इफ द फर्स्ट मिनिमम लाइज, अब देखो ये आपका यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम होता है और उसके बाद आपका इस तरह से मैक्सिमा मिनिमा बनता है। इफ द फर्स्ट मिनिमम लाइज 5 मीटर ऑन द ईदर साइड, तो फर्स्ट मिनिमा जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा से 5 मीटर की दूरी पे है। ये फर्स्ट मिनिमा है आपका, जिसको हम y1 डैश लिखेंगे फर्स्ट मिनिमा। तो y1 डैश का वैल्यू इन्होंने दे रखा है और वो है 5 mm। 5 mm को आप 5 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हो, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो। ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर भी y1 डैश और नीचे भी y1 डैश, इतना आपका फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस है। फर्स्ट मिनिमम बोला है ना। इंसिडेंट प्लेन वेव्स हैव अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम मिनट। वेवलेंथ का वैल्यू देके रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम मिनट। इसे कन्वर्ट करोगे आप मीटर में तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 5 इंटू, देखो 3 0 यहाँ पे है तो ये 3 से कम हो जाएगा और -7 मीटर आ जाएगा। तो आपका वेवलेंथ यहाँ पे दे रखा है 5 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है। चलो मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या था बताओ। मिनिमम के लिए अगर सपोज करो हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन का फॉर्मूला था yn इज इक्वल टू, yn का वैल्यू क्या था भाई, n लैम्डा, नहीं yn का वैल्यू नहीं था, yn का वैल्यू क्या था, n लैम्डा d बाय मिनिमम। yn डैश इज इक्वल टू n लैम्डा d बाय a है। ठीक है, तो अगर n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो y1 डैश हो जाएगा, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, लैम्डा d बाय a हो जाएगा, लैम्डा d बाय a। बाकी सारा वैल्यूज दिया, आपको a चाहिए बड़े आराम से मिल जाएगा, लैम्डा d अपन y1 डैश। लैम्डा का वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻7, जो हमने अभी कैलकुलेट किया 5 इंटू 10⁻7, d का वैल्यू है 2 और y1 डैश मतलब यहाँ पे आपका फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन 5 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। तो 5 विल गेट कैंसल्ड और यहाँ पे 2 इंटू 10⁻4 मीटर होगा। 2 इंटू 10⁻4, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, a fringe width of a certain interference pattern is 0.002 centimeter, 0.002 centimeter fringe width है। What is the distance of 7th dark fringe from center? सेंटर से 7th डार्क फ्रिंज का क्या डिस्टेंस है? तो एक काम करो, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। तो इसका मतलब आपको लैम्डा डी बाई डी का वैल्यू दिया है 0.002 सेंटीमीटर। अब हमें डार्क फ्रिंज का सेंटर से पोजीशन बोला गया है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में डार्क फ्रिंजेस का जो पोजीशन होता है उसका फॉर्मूला होता है yn डैश इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। और हमें किसका 7th डार्क फ्रिंज बोला गया है, तो n का वैल्यू आप 7 डाल दो, इसका मतलब आपको y7 डैश निकालना है, दैट इज इक्वल टू 7 टू ज़ 14, 2 इंटू 7-1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d। अब देखो इसमें लैम्डा डी बाई डी जो होगा वो देके रखा है 0.02, तो y7 डैश इज इक्वल टू 7 टू ज़ 14-1 13 हो जाएगा, 13, और ये 2 भी ले आओ नीचे, 13/2 लैम्डा डी बाई डी। अब लैम्डा डी बाई डी जो है वो आपका 0.002 सेंटीमीटर है, दैट इज इक्वल टू 13 टू 0.002 सेंटीमीटर। तो 2 1 ज़ा 2, 0.001 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 0.013 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे 13 देके रखा हुआ है, तो आप एक काम करो डायरेक्टली लिख दो इसको 13 इंटू 10⁻3, 13 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। सिंपल, आगे बढ़ते हैं।
द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6284 एंगस्ट्रॉम यूनिट, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6284 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 mm। अब ये अलग अलग वैल्यूज देख, अलग अलग यूनिट देके रखा हुआ है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा इसको मीटर में। एंगस्ट्रॉम यूनिट को कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। और स्लिट विड्थ देके रखा है यहाँ पे 0.2 mm, दैट इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर परपेंडिकुलरली। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन यानी कि कैपिटल D इज 1 मीटर। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। वैसे ये ठीक है, चलेगा। द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल बी, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो पहली चीज तो ये कि अगर आप सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ देखते हो तो ये है आपका WC। इसका एंगुलर विड्थ चाहते हो तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इसको D को रेडियस मान लो, और एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी उसका लीनियर विड्थ है डिवाइडेड बाय D, ये उसका एंगुलर विड्थ हो जाएगा। लीनियर विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, सेंट्रल मैक्सिमम का जो लीनियर विड्थ होता है उसका फॉर्मूला होता है 2λD/a होल डिवाइडेड बाय D। तो D और D हो जाएगा कैंसिल, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2λ/a। 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे दिया 6284 इंटू 10⁻10, 6284 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻3। तो 0.2 इंटू 10⁻3, अब इसे सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 10⁻4 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा सिर्फ आपका 6284, 10⁻4 10⁻10 तो 10⁻6 बचेगा। अब आपको आंसर क्या दिया हुआ है? अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये वैसे रेडियन में आएगा आंसर आपका, रेडियन में आएगा। तो ये रेडियन में आया आपका, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले का, ये जो फॉर्मूला है आपका वो रेडियन में आपको आंसर ला के देता है। डिग्री में चाहिए तो डिग्री में आपको क्या करना पड़ेगा, 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6284 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 रेडियन है। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर आपको डिग्री में देके रखा हुआ है, तो आपको 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/π। ना उसे यहाँ पे देखो क्या 6 आप एक काम करो, यहाँ पे 10⁻³ निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6.284 हो जाएगा, इंटू 10⁻6 हो जाएगा, और इंटू 180 नहीं 10⁻³ बचेगा ना सिर्फ, फिर 10⁻3 180, और पाई का वैल्यू 3.142 होगा। अब देखो यहाँ से 3.142 1 2 18 2 36 इंटू 10⁻3 दैट इज इक्वल टू 0.36, और ये डिग्री में आंसर आएगा आपका 0.36 डिग्री, दैट इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6580 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज यूज्ड एंड फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड। If light of wavelength 6580 is used, the fringe width will increase by, fringe width कितने से increase हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है भाई, ये तो सेम नहीं डाल दिया यहाँ पे, 6580 is used instead, fringe width will increase by, घपला कर दिया है। क्वेश्चन टाइप करने में घपला हुआ है, जस्ट सेकेंड मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, किधर गया है यहाँ पे, The light of wavelength 6284, नहीं यार, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 46 होना चाहिए। The light of wavelength 4700 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज यूज्ड। अच्छा, ये यहाँ पे 4700 है, सॉरी 4700 है। इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, अगर आपको मैंने नोट्स में अगर भेज दिया होगा तो ये क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। इट इज 4700 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज यूज्ड and fringes are observed if light of wavelength 6580 angstrom is used instead 6580। अब ठीक है क्वेश्चन, the fringe width will increase by, ठीक है, एक काम करो, पहले तो λ1 लिख लो। λ1 का वैल्यू क्या है, 4700 एंगस्ट्रॉम यूनिट। उसके बाद हमने वेवलेंथ को बदल दिया तो λ2 आ गया। λ2 का वैल्यू क्या है, 6580 एंगस्ट्रॉम यूनिट। नाउ सी, आपका जो फ्रिंज विड्थ है W1 का वैल्यू आएगा λ1D/D, और W2, या एक काम करो, हम लोग को पता है कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जो है वो λD/D होता है, तो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे λ2/λ1
सॉरी W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। देखो आपने वेवलेंथ बढ़ा दिया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ बढ़ा दिया तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगा। तो कितने से बढ़ेगा वही पूछा गया, कितने से इंक्रीज होगा, कितने परसेंट इंक्रीज होगा यही पूछा गया। अब अगर आप परसेंटेज इंक्रीज निकालते हो तो याद रखना परसेंटेज इंक्रीज का को कैसे निकालोगे, इट इज इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये परसेंटेज में आएगा। पहले तो कितना इंक्रीज हुआ वो निकाल लो, डिवाइडेड बाय उसका जो इनिशियल वैल्यू है वो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज का। परसेंटेज चेंज का भी फॉर्मूला ऐसे ही होता है, बस इंक्रीज की जगह पे चेंज आ जाएगा और कुछ नहीं। अब देखो क्योंकि W2 बड़ा है और W1 छोटा है तो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, लगा लेते हैं डिविडेंडो। तो डिविडेंडो लगाओगे तो आपको चेंज यहीं से मिल जाएगा, मतलब W2 माइनस W1 अपॉन W1, समझे, दैट इज इक्वल टू λ2 माइनस λ1 अपॉन λ1। अब W2 माइनस W1 क्या हो जाएगा बताओ, चेंज इन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ की बात करें ना, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज बाय, हाँ या इंक्रीज इन फ्रिंज विड्थ, इतने से फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो गया। W2 माइनस W1 जो डिफरेंस लोगे इतने से आपका फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो गया, डिवाइडेड बाय W1 दैट विल बी इक्वल टू λ2 का वैल्यू क्या है 6580 माइनस λ1 का वैल्यू 4700 और डिवाइडेड बाय 4700। पहले इसको कैलकुलेट कर लो और जो भी जैसे कैलकुलेट हुआ इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये वाला वैल्यू आपको 6580 माइनस 4700 विल गिव यू 1880 एंड डिवाइडेड बाय 4700। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0.4 आ जाएगा, 0.4। नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन W विल बी इक्वल टू इंक्रीज डेल्टा W डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू तो W1 है इंटू 100, दैट इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन W1 कितना है 0.4, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये परसेंट इंक्रीज आ गया विच इज 40%। तो 40% इंक्रीज हुआ है, 0.4 में घपला हो जाएगा, 0.4 आंसर आएगा, लेकिन 100 मल्टीप्लाई करना भूलना मत, इट हैज टू बी ऑप्शन ए। तो यहाँ पे दोनों चीज डाल के रखा है, 0.4 भी डाल के रखा है, लेकिन जब आप परसेंट इंक्रीज निकालते हो तो चेंज मतलब इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल को 100 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। 100 से मल्टीप्लाई करने पर 40 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। फॉर ऑब्टेनिंग maximum contrast between the bright and dark fringes in an interference pattern, the intensities of the two coherent light sources should be। अब देखो यहाँ पे 6, 7, 7, 8 आपका जो है ना वो कंडीशंस आपको लिखाया गया था, वो कंडीशंस मैं वापस से रिविजिट कर लेता हूँ फटाफट। जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, जस्ट अ सेकेंड ना मैं बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 172 और 173, इसमें 6 कंडीशंस हैं। ये 6 कंडीशंस आपको बताते हैं कि आपका इंटरफेरेंस पैटर्न, अगर इन आपने 6 कंडीशंस को फॉलो किया तो आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो एकदम क्लियर होगा, शार्प होगा, क्लियर होगा, शार्प होगा, कॉन्ट्रास्टिंग होगा। तो ये 6 कंडीशंस आप याद कर लेना, ठीक है, ये बोर्ड्स में आपने किया रहेगा। तो इसमें सबसे पहला आता है कि जो 2 सोर्सेस है वो कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है। कोहेरेंट का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्सेस, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये कंडीशन होना चाहिए। दोनों सोर्सेस आपके क्या होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। सेकेंड क्या, दोनों मतलब जो लाइट आप यूज कर रहे हो मोनोक्रोमैटिक लाइट होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट होना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर के लाइट होने चाहिए। तो जो आप यूज कर रहे हो सिंगल कलर का लाइट ही यूज करना है आपको। और उसके बाद फिर एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों वेव का, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज देखो, कोहेरेंट सोर्सेस में अगर सेम फ्रीक्वेंसी है और अगर आप ये मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी अगर आप सेम रखोगे तो वेवलेंथ भी सेम हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मीडियम नहीं बदलते हो
तो दोनों वेव का वेवलेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, सब कुछ सेम है। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या है, ये तीन कंडीशंस हो गए। एम्पलीट्यूड सेम लिख देता हूं मैं, एम्पलीट्यूड सेम। चौथा कंडीशन क्या है, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स मस्ट बी स्मॉल इन कंपैरिजन द डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब डी का वैल्यू जो है वो काफी छोटा होना चाहिए कैपिटल डी के वैल्यू के। सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो है उसके कंपैरिजन में जो आपके दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस या स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस डी होता है वो काफी छोटा होना चाहिए, या जो कैपिटल डी है स्क्रीन का डिस्टेंस वो काफी बड़ा होना चाहिए। जो भी है, ये आपका फोर्थ कंडीशन हो गया। फिफ्थ कंडीशन क्या है कि आपका स्लिट जो है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। स्लिट विथ शुड बी वेरी लेस, नैरो स्लिट्स, बहुत ही पतला स्लिट होना चाहिए। ये नहीं कि दो मोटे मोटे होल कर दिए और उसके बाद फिर आप इंटरफेरेंस देख रहे हो तो आपको क्लियर इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा। और लास्ट का कंडीशन यहाँ पे है सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, मतलब दोनों का पोलराइजेशन एक जैसा होना चाहिए, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। जब ये सारे के सारे कंडीशंस आप मैच कर जाओगे तो आपको क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, समझे। अब देखो, फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, मतलब आपको अगर शार्प चाहिए, एकदम शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, तो क्या होना चाहिए, इंटेंसिटीज ऑफ द टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज शुड बी, इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। क्यों बताओ, देखो इंटेंसिटी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, तो आप देख रहे हो कि क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है तो एम्पलीट्यूड सेम अगर होगा तो इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगा। तो हम दोनों लाइट का इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों सेम रखते हैं, तो सेम एम्पलीट्यूड है तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि इंटेंसिटी भी दोनों का सेम होगा। तो यस, सेम इंटेंसिटी होना चाहिए, इसका मतलब इक्वल आपका आंसर आएगा बी पे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। द स्लिट ऑफ अ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट, एक ही स्लिट है, डाइफ्रैक्शन होगा। तो द फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड लाइट, वेवलेंथ लिख कर रखा हुआ है यहाँ पे 6500, फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड लाइट विल फॉल एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, फर्स्ट मिनिमम यहाँ पे बताया जा रहा है, फर्स्ट मिनिमम, ओके, व्हेन ए विल बी। अच्छा, अब ए का वैल्यू आपको पूछा गया, स्लिट विड्थ का वैल्यू पूछा गया। तो देखो मिनिमम का कंडीशन क्या है बताओ, मिनिमम ऑब्टेन करने के लिए आपका जो कंडीशन होता है पाथ डिफरेंस का, वो होता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू, मिनिमम के लिए एन लैम्डा हो जाता है, फर्स्ट मिनिमम है इसका मतलब एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ए साइन थीटा विल बी इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, आपको ए का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 6500, और आपको सेंटीमीटर में वैल्यू देख के रखा है, अलग अलग में दिया हुआ है, तो एक काम करो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 65 × 10⁻8, 65 × 10⁻8 मीटर, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 65 2 130, 60 120, हाँ 130 × 10⁻8 मीटर। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 130 मतलब 1.3 होना चाहिए, तो अगर आप 2 डेसिमल पीछे आ जाते हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.3 × 10⁻6 मीटर। इन्होंने सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब हमें पता है एक मीटर जो होता है, 1 मीटर जो होता है वो 10⁻2 सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻2 सेंटीमीटर लिख दो, तो फाइनली ये 1.3 × 10⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन बी आ जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न 16th ऑर्डर मैक्सिमम करेस्पॉन्ड्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। 16th ऑर्डर मैक्सिमम इंटरफेरेंस पैटर्न में 16th ऑर्डर मैक्सिमम का मतलब होता है ब्राइट फ्रिंज। तो उनके कहने का मतलब ये है कि 16th ब्राइट फ्रिंज, 16th ब्राइट फ्रिंज क्या लिखा हुआ है, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न 16th ऑर्डर मैक्सिमम करेस्पॉन्ड्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, what order will be visible if 4800 angstrom unit is used।
16th ऑर्डर मतलब करेस्पॉन्ड्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। देखो ये क्वेश्चन, देखो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ 16th ऑर्डर मैक्सिमम मतलब 16th ब्राइट बैंड तो होगा, और ये 16th ब्राइट बैंड के लिए जहाँ पे हमें दिख रहा है हमने वेवलेंथ ले रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो मान लेते हैं पहला वेवलेंथ हमने 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट लेके रखा हुआ है, और ये 16th ब्राइट बैंड बन रहा है। अब 16th ब्राइट बैंड के लिए आप डिस्टेंस ले लो, मान लो सेंट्रल मैक्सिमम से जो 16th ब्राइट बैंड का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, y16 होगा। तो ये y16 का वैल्यू क्या आएगा, देखो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो हम डिस्टेंस लेते हैं yn इज इक्वल टू होता है n लैम्डा d बाय डी होता है। तो 16th ब्राइट फ्रिंज के लिए आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 16 लैम्डा d बाय टी। ये हो गया 16th ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस। अब उसमें बाद उन्होंने लिखा है कि व्हाट ऑर्डर विल बी विजिबल इफ दिस वेवलेंथ इज यूज्ड। तो अगर मान लो वेवलेंथ यूज कर लिया 4800 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो कौन सा ऑर्डर विजिबल होगा। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ मेरे हिसाब से कि यहाँ पे सेम पोजीशन पे, इसी सेम पोजीशन पे अगर मैंने वेवलेंथ बदल दिया तो इसी सेम पोजीशन पे हमें कौन सा ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम मिलेगा, मतलब कौन सा ब्राइट बैंड मिलेगा। मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन है कि ब्राइट बैंड का कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है नंबर, कौन सा नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ब्राइट बैंड, फिफ्थ ब्राइट बैंड, सिक्स ब्राइट बैंड। तो जो नंबर n होता है ना उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो अगर मैंने ये वेवलेंथ यूज कर लिया तो इसी पोजीशन पे आपको कौन सा ब्राइट बैंड मिलेगा, किस ऑर्डर का ब्राइट बैंड मिलेगा, ये जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो मतलब लैम्डा 2 यूज किया तो कौन सा ब्राइट बैंड हमको मिलेगा ये हमको जानना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों के लिए भाई आपका ये डिस्टेंस तो सेम ही है, मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड से हम उसी ब्राइट बैंड की बात कर रहे हैं, एक ही पोजीशन के ब्राइट बैंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर होगा ये तो हमें नहीं पता है, तो हम इस ऑर्डर को yn लिख देते हैं सेकेंड केस में, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि yn जो है वो y16 के बराबर है। तो yn मतलब सेकेंड वेवलेंथ लैम्डा 2, y16 मतलब फर्स्ट वेवलेंथ लैम्डा 1। तो y16 का वैल्यू 16 लैम्डा d बाई डी, 16 लैम्डा d बाई लैम्डा 1 आएगा, पहला वेवलेंथ यूज करें लैम्डा 1 d बाई डी, और इसके लिए हम लैम्डा 2 यूज कर रहे हैं और हमें ऑर्डर नहीं पता, तो n लैम्डा 2 d बाई डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से आपको ऑर्डर मिल जाना चाहिए, d गया, ये d गया, n का वैल्यू आपका आ जाएगा 16 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, दैट इज इक्वल टू 16 लैम्डा 1 का वैल्यू 6000 होगा और लैम्डा 2 का वैल्यू 4800 होगा। तो 6000 डिवाइडेड बाय 4800 आप करो तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। ये 16 1 16, 16 3 48, और ये आंसर आपका 20 आएगा। 20th ब्राइट बैंड आपको वहां पे मिल जाएगा उसी पोजीशन पे, अगर आपने ये वाला वेवलेंथ यूज किया तो 4800 एंगस्ट्रॉम यूनिट का वेवलेंथ यूज किया तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीटेड है, देख लेते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज लैम्डा, the intensity at a point is I where the path difference is lambda by 3। तो देखो पाथ डिफरेंस दिया तो पहले एक काम करो, फेज डिफरेंस ढूंढ लो। फॉर्मूला क्या लगेगा, फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एक्स बाय लैम्डा। तो फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एक्स मतलब पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 3। तो लैम्डा बाय 3 अपॉन लैम्डा, तो आपका फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। चलो फाई का वैल्यू ढूंढ लिया, इतना फेज डिफरेंस है। अब इतना फेज डिफरेंस है या फिर इतना पाथ डिफरेंस है, तो वहां पे आपकी इंटेंसिटी आई हो जाएगी। तो पहले आई इंटेंसिटी निकालो। आई इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर, फाई का वैल्यू क्या बताओ, 2 पाई बाई 3 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो पाई बाई 3 बचेगा खाली। पाई बाई 3 मतलब होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होता है ना, कॉस पाई बाई 3 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, तो इसका वैल्यू आई मैक्स बाई 4 हो जाएगा। तो जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इतना पाथ डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, आई मैक्स बाई 4 आ रहा है। अच्छा, इफ आई नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो इसका मतलब आई नॉट का वैल्यू आई मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो करना क्या है आपको,
आई अपॉन आई नॉट का रेशियो निकालना है। तो आई अपॉन आई नॉट का रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो आई का वैल्यू आई मैक्स बाई 4 होगा, आई मैक्स अपॉन 4, और आई नॉट का वैल्यू तो आई मैक्स ही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी यही डिनोट कर रहा है। तो ये 1/4 आंसर आ जाएगा आपका। इसका ऑप्शन का है भाई, हाँ यहाँ पे ऑप्शन इज डी 1/4। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट विड्थ इज 1 mm। स्लिट विड्थ मतलब ए या डी, सॉरी डी, स्लिट विड्थ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट विड्थ क्यों दिया हुआ है यार? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट विड्थ नहीं होना चाहिए। स्लिट विड्थ में गड़बड़ किया हुआ लोगों ने, एक्चुअली ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था उनको, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स होना चाहिए था। ठीक है चलेगा। 1 mm दिया हुआ है, इसका मतलब 10⁻³ क्योंकि स्लिट विड्थ हम डाइफ्रैक्शन में देखते हैं, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन यानी कि कैपिटल डी वो 2 मीटर है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर का मतलब होगा 600 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ मीटर, मतलब 6 × 10⁻⁷ मीटर का वेवलेंथ यूज किया गया। इफ अ थिन प्लेट ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है ऑफ थिकनेस, और उसका थिकनेस दिया हुआ है 0.06 नैनोमीटर, मिलीमीटर है, दैट इज इक्वल टू 0.06 × 10⁻³ मीटर का अगर थिकनेस है उसका, इज प्लेस्ड ओवर one of the slits, then there will be a lateral displacement of the fringes। डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट, फ्रिंजेस का जो शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट होता है उसका फॉर्मूला आपको पहले लिखाया था मैंने। उसका फॉर्मूला होता है T μ-1 d/d होता है ना, d/d, T μ-1 d/d। तो इतना आपका शिफ्ट होगा, शिफ्ट कैलकुलेट कर लो। अब t का वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, t का वैल्यू, भाई मच्छर आ गया, मच्छर वापस आ गया गड़बड़ करने के लिए। ओके तो t थिकनेस क्या, 0.06 × 10⁻³ 0.06 × 10⁻³ म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 - 1 हो जाएगा, 1.5 - 1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D इज 2, कैपिटल D इज 2, और ये स्मॉल d आपका 10⁻³ हो जाएगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और 1.5 - 0.5 1/2 हो जाएगा, ये दोनों भी हो जाएगा कैंसिल, सीधा सीधा इसका 0.06 मीटर आ जाएगा, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर का शिफ्ट आपका ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 slits are separated by 0.2 mm। हाँ ये सही लैंग्वेज हुआ ना, 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस 0.2 mm, दैट इज इक्वल टू 0.2 × 10⁻³ मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट एंड स्क्रीन मतलब कैपिटल D, ये है आपका 0.8 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर का मतलब होता है 600 × 10⁻⁹ मीटर, जिसका मतलब होता है 6 × 10⁻⁷ मीटर का वेवलेंथ है। आगे बढ़ो। द डिस्टेंस बिटवीन 5th ब्राइट फ्रिंज एंड 9th डार्क फ्रिंज ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस। तो डिस्टेंस पूछा गया है, डेल्टा वाई लिख देता हूं मैं, बिटवीन 5th ब्राइट फ्रिंज और 9th डार्क फ्रिंज। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डिस्टेंस दिया जाता है उसका फॉर्मूला होता है yn इज इक्वल टू n λd/d, और 5th ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो y5 की बात करेंगे हम लोग, तो y5 इज इक्वल टू 5 λd/d, ये 5th ब्राइट फ्रिंज हो गया। ठीक है, उसके बाद 9th डार्क फ्रिंज की बात कर रहा है वो, तो डार्क फ्रिंज का जो फॉर्मूला होता है वो डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होगा, yn डैश इज इक्वल टू 2n - 1 λd/2d, और यहाँ पे आपका 9th डार्क फ्रिंज की बात हो रही है तो y9 डैश इज इक्वल टू 9 2 18 - 1 17 हो जाएगा। ये n का वैल्यू 9 डालोगे तो 17 हो जाएगा, λd/2d। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9th डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस। तो 9th डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है इससे बड़ा ही होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, इसका मतलब y9 डैश माइनस दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब माइनस कर दो आप, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ,
y9 डैश मतलब 17/2 लैम्डा डी बाई डी माइनस y5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 लैम्डा डी बाई डी, 5 लैम्डा डी बाई डी। यहाँ से आप लैम्डा डी बाई डी कॉमन ले सकते हो, लैम्डा डी बाई डी ले लिया कॉमन, तो 17 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5, 17 डिवाइडेड बाई 2 जो होता है वो 8.5 होता है, इफ नॉट रॉन्ग, 8 टू 16 है, 8.5 माइनस 5 तो 3.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 लैम्डा डी बाई डी। तो y9 डैश माइनस y5 विल गिव यू 3.5। अपने को दिया क्या है, अच्छा लैम्डा डी बाई डी तीनों देके रखा है ना, तो ये हो जाएगा 3.5, लैम्डा का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻7, लैम्डा डी का वैल्यू 0.8 है, 0.8 और अपॉन स्मॉल डी का वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻3। तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ यहाँ से हम लोगों ने उठा के डाल दिया, इसको आपको बस कैलकुलेट करना है। आपको इसको मैं डेल्टा वाई लिख दे रहा हूँ, ये डेल्टा वाई आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखोगे तो 0.21 ज़ा, और ये एक काम करो, ये इसको डाल दो तो ये 2 3 ज़ा हो जाएगा और 10⁻⁻4 हो जाएगा। 10⁻⁻4 ऊपर जाने के बाद 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3 इंटू 0.8 इंटू 10⁻3। मैंने अपने हिसाब से सॉल्व कर लिया, 2 1 ज़ा ऐसा समझ लो ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको करो सॉल्व यार, अब सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 विल गिव यू 8.4। 8.4 कहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.4 इंटू 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर का मतलब होता है मिलीमीटर, तो ये 8.4 मिलीमीटर आपका आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज अराइव एट 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन विद पाथ डिफरेंस ऑफ 0 and lambda by 2, path difference of 0 and lambda by 2, the ratio of intensities at the points is। चलो बढ़िया है, पाथ डिफरेंस से आप फेज डिफरेंस निकाल लो। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो भाई इसका फेज डिफरेंस φ1 भी हो जाएगा 0। अगर पाथ डिफरेंस आपका पाथ डिफरेंस x2 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर लैम्डा बाई 2 है तो देखो फेज डिफरेंस अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग को पता है पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 हो जाए तो फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा। ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। आप वैसे इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, φ/2 पाई इज इक्वल टू x बाई लैम्डा। इससे भी वही आ जाएगा आपका, x का वैल्यू अगर आप लैम्डा बाई 2 डालोगे तो फाई का वैल्यू पाई आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या, ये φ1 और ये φ2 हो गया आपका, दोनों का इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो इंटेंसिटी का रेशियो I1/I2, ये कोहेरेंट सोर्सेस हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा कि दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे वही। चलो क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, और एम्पलीट्यूड सेम है कि नहीं ये नहीं दिया हुआ है, ये मान के चलेंगे एम्पलीट्यूड सेम है, मान के चलिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात की है, तो हम मान के चलते हैं एम्पलीट्यूड सेम है। तो ऐसे कि इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I max cos स्क्वायर φ1/2, और नीचे आ जाएगा आपका I max cos स्क्वायर φ2/2 हो जाएगा। ठीक है, I max गया तो cos φ1/2 अपॉन cos φ2/2, स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं। φ1 का वैल्यू क्या है, φ1 का वैल्यू 0 है, तो ऊपर तो आपका cos 0 आ जाएगा। ठीक है, नीचे φ2 का वैल्यू क्या है, पाई है। यार ये तो सीधा इन्फिनिटी पे जा रहा है, cos, क्योंकि ये 0 हो जाए, cos नहीं, एक सेकेंड, φ2 का वैल्यू पाई है ना, cos π/2 हो जाएगा का स्क्वायर। अब ये यार cos 0 1 होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो मेरे हिसाब से तो ये रेशियो इन्फिनिटी पे जा रहा है, cos इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है भाई। इसका मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ,
इन्फिनिटी ही आंसर आएगा क्या इसका? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 228 ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन बी दे के रखा हुआ है, ऑप्शन बी इन्फिनिटी। हाँ सही है, चलो ठीक है, सही है यार, सही कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा इन्फिनिटी आ गया तो मुझे डाउट आ गया था। टू बीम्स ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i, दो इंटेंसिटीज दे के रखा हुआ है लाइट का, एक तो i और i2 का वैल्यू आपको 4i दिया हुआ है। प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज π/2, फेज डिफरेंस π/2 है एट अ पॉइंट ए ऑन द स्क्रीन एंड पाई, अच्छा φ1 का वैल्यू π/2 है, φ2 का वैल्यू पॉइंट ए पर π/2 है, पॉइंट बी पर उन्होंने क्या दे रखा है, पाई दे के रखा है। फेज डिफरेंस एट पॉइंट बी ऑन सेम स्क्रीन, द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट ए एंड बी, तो ए और बी का इंटेंसिटीज का डिफरेंस हम लोग को पता करना है कि डिफरेंस कितना होगा। वेल इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका I1 + 2 रूट ऑफ I1 I2 cos phi प्लस I2 होता है। तो हम A की बात कर लेते हैं, A का जो इंटेंसिटी आएगा वो क्या आएगा, I4i, देखो I1 का वैल्यू क्या है, I + 2 रूट ऑफ 4i इंटू I, 4i इंटू I cos π/2 और प्लस यहाँ पे I यूज किया है तो दूसरा 4i हो जाएगा, क्योंकि एक इंटेंसिटी I है दूसरा 4i है। अब देखो cos π/2 0 होता है, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, आपका 0 हो गया। cos π/2 यानी cos 90 डिग्री 0 होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, I + 4i 5i हो जाएगा। तो A की जो टोटल इंटेंसिटी है वो 5i हो जाएगी। वैसे ही हम B की इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, IB = I1 + 2 रूट ऑफ I1 I2, मतलब I + 2 रूट ऑफ I इंटू 4i cos, सेकेंड केस में फेज डिफरेंस क्या है, पाई है, तो cos पाई + 4i, तो ये हो जाएगा 4i + i 5i हो जाएगा, 5i + 2 √4i² हो जाएगा, cos पाई -1 होता है। तो ये IB का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, IB = 5i, ये माइनस यहाँ पे ले लो, तो 5i माइनस 4 का 2 हो जाएगा 2i, 2 2 4i, 4i हो जाएगा। सो IB का वैल्यू आपके पास i आ गया, IB का वैल्यू i आया है, IA का वैल्यू 5i, आपको डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो 5i माइनस i 4i हो जाएगा, 5i माइनस i एंड दैट विल बी इक्वल टू 4i। 4i ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, ठीक है। चलिए, डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड यूजिंग लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम मिनट। What will happen if light source is replaced by light of wavelength 4861? देखो डाइफ्रैक्शन पैटर्न का जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, फ्रिंज विड्थ W = वो होता है λ/d/d। तो आपने अगर वेवलेंथ बदला तो फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आपने लैम्डा डिक्रीज कर दिया तो आपका फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगा और आपका बैंड्स जो है वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो bands will remain unchanged, bands will remain widely separated, bands will disappear, bands will become closer, क्योंकि आपका fringe width कम हो जाएगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Well, in a Young's double-slit experiment, the intensity at a point where the path difference is λ/6। देखो सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस खाली लैम्डा बदल रहे हैं, λ/3 दिया था, λ/6 दे दिया यहाँ पे। तो हम क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, I = I maximum cos² 5/2, इससे तो सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। ऑलरेडी हम 2 बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं आगे बढ़ता हूँ डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n। इंटेंसिटी रेशियो n मतलब I1/I2 का वैल्यू n आ जाएगा, n मतलब n/1। द रेशियो Imax - Imin Imax + Imin। अब देखो हमें ये तो पता है कि I maximum अपॉन I minimum का क्या वैल्यू होता है, इट इज इक्वल टू √I1 + √I2 अपॉन √I1 - √I2 का होल स्क्वायर।
यही होता है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक काम ज़रूर कर सकते हैं, एक काम करो, ऊपर ना रूट ऑफ i2 कॉमन ले लो और नीचे भी वही ले लो, ऊपर नीचे रूट ऑफ i1 कॉमन ले लो। एक काम करो, अब देखो i1 अपॉन i2 अगर n अपॉन 1 है तो i2 अपॉन i1 जो होगा वो 1 अपॉन n हो जाएगा। तो यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम चाहिए ना, तो माइनस करने जाओगे तो घपला हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, रूट ऑफ i1 कॉमन ले लो दोनों तरफ ऊपर नीचे। देखो कॉमन कैसे लेता है, अगर मैं रूट ऑफ i1 यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो इधर तो 1 बच जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा आपका बताओ, रूट ऑफ i2 अपॉन रूट ऑफ i1 हो जाएगा, है ना। अब देखो रूट ऑफ i1 मल्टीप्लाई करो अंदर तो यहाँ पे रूट ऑफ i1 आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ऑफ i1 कैंसिल आउट के रूट ऑफ i2 हो जाएगा। तो जब इस तरीके से कॉमन लेते हैं तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है, समझे। ये क्लियर है ना, रूट ऑफ i1 मल्टीप्लाई करो तो रूट ऑफ i1 और ये कैंसिल आउट होगी, रूट ऑफ i2 बच जाएगा। उसी तरीके से अगर रूट ऑफ i1 नीचे कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट ऑफ i2 अपॉन रूट ऑफ i1, यही होगा। और पूरे पे स्क्वायर तो लगा रहेगा, इससे आपका ये वाला वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू मतलब आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का ही चल रहा है अभी फिलहाल, तो दैट इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस रूट ऑफ i2 अपॉन i1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट ऑफ i2 अपॉन i1, ये पूरा स्क्वायर आ जाएगा, है ना। रूट को कॉमन लिया। अब i2 अपॉन i1 1 बाय n होता है, तो ऊपर नीचे डाल दो, 1 प्लस 1 बाय रूट ऑफ 1 बाय n अपॉन 1 माइनस 1 बाय रूट ऑफ n, या 1 बाय n का रूट, इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाय रूट ऑफ n अपॉन 1 माइनस 1 बाय रूट ऑफ n का होल स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते जाओ, आगे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ n प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा, रूट ऑफ n माइनस 1। देखो रूट ऑफ n ऊपर नीचे कॉमन जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आपका स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आई मैक्स का स्क्वायर अपॉन आई मिनिमम का स्क्वायर। अरे भाई ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चलो ठीक है देखते हैं, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। अब आगे बढ़ते हैं, करना तो पड़ेगा ही। आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम कैसे आएगा, देखो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, इसको एक काम करो आप ऐसे लिख दो, रूट ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे एक्सपैंड कर दो, अब एक्सपैंड करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, तो यहाँ पे ये कर लेते हैं, आई मैक्स न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो ये काम हम इस साइड भी करेंगे। देखो न्यूमरेटर n प्लस 2 रूट n प्लस 1 माइनस डिनोमिनेटर n माइनस 2 रूट ऑफ n प्लस 1 अपॉन फिर से न्यूमरेटर n प्लस 2 रूट ऑफ n प्लस 1 और प्लस n माइनस 2 रूट ऑफ n प्लस 1 डिनोमिनेटर। ठीक है, ना देखो n में से n माइनस हो जाएगा, 2 रूट ऑफ n माइनस माइनस 2 रूट ऑफ n प्लस हो जाएगा, तो 4 रूट ऑफ n हो जाएगा, 1 में से 1 फिर माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऊपर तो 4 रूट ऑफ n आ जाएगा। ना यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, 2 रूट ऑफ n माइनस 2 रूट ऑफ n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n प्लस n 2n, 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2। अब यहाँ से अगर सपोज करो आप 2 कॉमन लेते हो, 4 रूट ऑफ n अपॉन 2 कॉमन ले लो n प्लस 1, तो ये कैंसल आउट होके 2 रूट ऑफ n अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा।
2√n/n+1, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 63800 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज यूज्ड, द फ्रिंज विड्थ इज 0.45 mm। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ और वेवलेंथ जब यूज किया गया 6300 एंगस्ट्रॉम यूनिट का जब वेवलेंथ यूज किया गया, फ्रिंज विड्थ जो है W1 वो 0.45 मिलीमीटर आया। विद द सेम सेटिंग व्हेन सोर्स ऑफ वेवलेंथ, जब वेवलेंथ चेंज कर दिया गया 4200 एंगस्ट्रॉम यूनिट कर दिया गया, द क्या इज यूज्ड, द परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रिंज विड्थ। परसेंटेज डिक्रीज, देखो लैम्डा डिक्रीज किया है तो फ्रिंज विड्थ पे डिक्रीज होगा, तो परसेंटेज डिक्रीज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रिंज विड्थ का मतलब होगा आपका चेंज इन फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसके लिए पहले क्या करोगे, W2 कैलकुलेट करोगे। तो हम लोग को पता है विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं W2/W1 इज इक्वल टू विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसका मतलब W2/W1 इज इक्वल टू λ2/λ1। अब यहाँ पे आप क्या करो, कॉम्पोनेंटो लगा दो, तो W2 माइनस W1/W1 इज इक्वल टू λ2 माइनस λ1/λ1। नाउ दिस इज चेंज इन विड्थ, चेंज इन विड्थ डेल्टा W/W1 इज इक्वल टू λ2 माइनस λ1। λ2 का वैल्यू क्या है 4200 माइनस λ1 का वैल्यू 6300 और अपॉन 4200। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, 4200 माइनस 6300, 4200 माइनस 6300 विल गिव यू माइनस 2100। देखो ये नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि आपका वैल्यू कम हुआ है ना, तो ये हो जाएगा -1/2। डेल्टा W/W1 इज इक्वल टू -1/2। नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका चेंज जो है वो नेगेटिव है, मतलब आपका जो वैल्यू है वो कम हुआ है। इनिशियल वैल्यू ज़्यादा था, फाइनल वैल्यू कम होगा, इसलिए वो नेगेटिव आपको दिखा देगा अगर आप इस प्रोसीजर से जाओगे। तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज डिक्रीज में क्या करना है आपको, परसेंटेज डिक्रीज इन विड्थ क्या हो जाएगा, डेल्टा W/W1 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो डेल्टा W/W1 तो -1/2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस दिखा रहा है क्योंकि 50% कम हो गया है, नेगेटिव में आ रहा है, आपका चेंज 50% डिक्रीज हुआ है, तो 50% आएगा, लेकिन यहाँ पे 50% नहीं दिख रहा है, यही है घपला भाई। यहाँ पे क्या गड़बड़ है, 4200 माइनस 6300 तो 2100 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितना है, नहीं यहाँ पे गड़बड़ किया है, परसेंटेज ही पूछा है ना, द परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रिंज विड्थ। हाँ तो अब इन्होंने डाल तो नहीं दिया यहाँ पे, अगर डाल दिया रहेगा तो गलत किया रहेगा। 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 22.5 नहीं है यहाँ पे, या फिर 0.45 बराबर तो है यार 50% यहाँ पे डेल्टा W/W1। इनिशियल वैल्यू आपका λ1 का वैल्यू, नहीं यहाँ गलत कर दिया हम लोगों ने बच्चों, यहाँ गलत कर दिया, यहाँ सब गलत किया है, W1 का वैल्यू गलत सब्स्टिट्यूट किया है। चलो यहीं से चेंज करते हैं, W देखो 6300 आएगा, λ1 का वैल्यू गलत सब्स्टिट्यूट कर दिया, 6300 आएगा, सॉरी भाई तो वो लोग कुछ तो गलत किया, 630 तो 4200 माइनस 6300 विल गिव यू -2100 अपॉन 6300। ये गया। सो 21 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव यू 61, तो ये -1/3 आ जाएगा। सो डेल्टा W/W1 इज इक्वल टू -1/3 आ रहा है, ना कि -1/2 आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 1/3, तो 33.33%। नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि कम हो रहा है, इसलिए डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, -33.33 आंसर आएगा।
तो 33.33% आपका फ्रिंज विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। In an interference experiment, the phase difference between waves reaching a dark point, phase difference 2n minus 1 pi, phase difference जो होगा वो 2n minus 1 pi होगा। phase difference 2n minus 1 pi का मतलब odd multiple of pi, odd multiple of pi में क्या आ सकता है, pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi and so on। इनमें से आपको pi दिख रहा है, यही सही आंसर है। ठीक है, 3 pi by 2 तो नहीं आएगा, नहीं, पाई है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है फेज डिफरेंस डार्क के लिए। इन सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट मिनिमम ऑब्जर्व्ड फॉर वेवलेंथ लैम्डा 1 कोइंसाइड्स विद फर्स्ट मैक्सिमम ऑब्टेन्ड यूजिंग वेवलेंथ लैम्डा 2। इफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू दिस, लैम्डा 2 क्या होगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर लैम्डा 1 वेवलेंथ यूज कर रहे हो आप और उसका फर्स्ट मिनिमम जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू, फिर वो कोइंसाइड कर रहा है फर्स्ट मैक्सिमम ऑब्टेन्ड यूजिंग लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 का जो मिनिमम वाला कौन सा, फर्स्ट मिनिमम का जो डिस्टेंस आएगा, फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस वो लैम्डा 2 वाले फर्स्ट मैक्सिमम से कोइंसाइड कर रहा है, तो लैम्डा 2 का वैल्यू चाहिए उनको। अब मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, y n डैश, और मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, y n होता है, और मिनिमम का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, और यहाँ पे हम लैम्डा 1 यूज करेंगे, और ये क्या होता है n लैम्डा डी बाई डी, n लैम्डा डी बाई डी। तो n का वैल्यू तो दोनों के लिए 1 ही होगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालोगे तो हो जाएगा ये लैम्डा 1 डी बाई 2d, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा डी बाई लैम्डा 2 हो जाएगा, ये लैम्डा 2 डी बाई डी। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। हमको लैम्डा 1 देके रखा, लैम्डा 2 चाहिए। लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 2, लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 2। 6300 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 3150 एंगस्ट्रॉम यूनिट। दैट इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। In Young's double slit experiment, 30 fringes are obtained in the field of view when wavelength of light 4000 angstrom unit is used. If we use monochromatic light of wavelength 6000 angstrom unit, the number of fringes obtained in the field of view is x. The difference in the number of fringes is अब देखो आपका 30 फ्रिंजेस अगर ऑब्टेन हो रहा है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मान लो ये पूरा टोटल 30 फ्रिंजेस आ रहा है, ठीक है, एल डिस्टेंस में 30 फ्रिंजेस आ रहे हैं टोटल, कितने, 30 फ्रिंजेस। पहला केस बता रहा हूं मैं, तो बताओ एक फ्रिंज का डिस्टेंस कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रिंज विड्थ अगर आपको करना है कैलकुलेट, तो आपको लेंथ से या जो भी डिस्टेंस आपको देके रखा हुआ है उसको नंबर ऑफ फ्रिंजेस से डिवाइड करना होगा, तो आपको फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा। तो लेंथ मान लो एल है और फ्रिंज विड्थ टोटल 30 है, तो ये फर्स्ट आपका फ्रिंज विड्थ आपको देके रखा है। अगर लैम्डा यूज किया है क्या यूज किया है, हाँ 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो W1 फ्रिंज विड्थ इतना है अगर लैम्डा यूज किया है 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, सेकेंड केस में क्या बोला है कि सेकेंड केस में आपको कितना दिख रहा है फ्रिंजेस, x फ्रिंजेस दिख रहा है, x फ्रिंजेस दिख रहा है उसी सेम लेंथ में x फ्रिंजेस दिख रहा है। तो आपको फ्रिंज विड्थ कैसे मिलेगा बताओ, लेंथ अपॉन नंबर ऑफ फ्रिंजेस, राइट। और इस बार वेवलेंथ क्या यूज किया गया है, वेवलेंथ यूज किया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 6000 आ गया, 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो बताइए कि आपका x का वैल्यू क्या है। तो ठीक है, आप क्या करोगे, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हम देख चुके हैं कई बार, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा। नाउ से W1 का वैल्यू L बाई 30 है, तो L बाई 30, W2 का वैल्यू L बाई एक्स है, तो L बाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 1 का वैल्यू 4000, लैम्डा 2 का वैल्यू 6000, तो ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 4000 ही था ना, 6000, 4000 डिवाइडेड बाय 6000, तो ये गया सब कुछ, और ये आपका हो जाएगा 2 2 2 3 L और L हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, x ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन 30 इज इक्वल टू 2 बाई 3, 3 1 3 10 x का वैल्यू 20 आ गया।
x का वैल्यू 20 है, मतलब ऑप्शन डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर। प्लेन ऑफ स्लिट और स्क्रीन इज 1 मीटर, मतलब डी की बात कर रहा है वो। द विड्थ ऑफ द स्लिट, डायफ्रैक्शन है तो ए का वैल्यू दिया है यहाँ पे 0.7 mm, इसका मतलब होता है 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। एंड सेकेंडरी मैक्सिमम इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2 mm। सेकेंडरी मैक्सिमम is formed at a distance of 2 mm from the center of the screen। पर ये कौन सा सेकेंडरी मैक्सिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम है कि सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम, मेरे को क्वेश्चन कंफर्म कर लेने दो। एंड सेकेंडरी मैक्सिमम इज फॉर्म्ड एट 2 mm, नहीं उतना ही दिया हुआ है। अगर सेकेंडरी मैक्सिमम खाली दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ नहीं दिया है, तो हम मान के चलेंगे कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब y1 की बात कर रहा है वो, और y1 का वैल्यू देके रखा है 2 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, यही ना। सेंट्रल मैक्सिमम से 2 मिलीमीटर पे आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम आ रहा है, तो 2 mm को फिर से कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। याद रखना इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में इक्वेशंस उल्टा है, तो आपको देखना होगा डायफ्रैक्शन की बात हो रही है कि इंटरफेरेंस की। यहाँ पे डायफ्रैक्शन की बात हो रही है, तो इसके लिए जो मैक्सिमम का इक्वेशन होगा वो अलग आएगा। मैक्सिमम का जो इक्वेशन होता है सेंट्रल इसमें डायफ्रैक्शन में, वो होता है yn इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा डी बाई 2d होता है। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमम की बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। तो ये आपका n का वैल्यू 1 डालोगे तो y1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा डी बाई 2, डी नहीं आएगा ए आएगा, यहाँ पे स्लिट विड्थ ए लिया है ना, ये आ जाएगा। तो ये वाला वैल्यू हम लोग को दे के रखा हुआ है, हम लोग को डी भी दे के रखा हुआ है, हम लोग को ए भी दे के रखा हुआ है, तो शायद लैम्डा ढूंढने बोला होगा, वेवलेंथ ढूंढने बोला होगा। एग्जैक्टली, तो ढूंढ लो, जल्दी ढूंढो। y1 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 3 लैम्डा, डी का वैल्यू 1 अपॉन 2, ए का वैल्यू 0.7 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। तो ये कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, तो 7 4 से 28, 2.8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.27 2 2 2 8 कितना होता है भाई, 2 9 18, अरे 2 बोल रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ, 3 3 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27, और उसके बाद फिर 3 3 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻6। एंगस्ट्रॉम यूनिट में दिया हुआ है, तो आप 3 3 लिखते चले जाओ और 4 डेसिमल आगे लेके चले जाओ, 9 3 3 3, 4 डेसिमल आगे चले गए इंटू 10⁻10 मीटर, इसका मतलब 9333 एंगस्ट्रॉम यूनिट आपका आ जाएगा आंसर, एंड दैट इज ऑप्शन बी, राइट। आगे बढ़ते हैं। द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव इज सेम विच आर from two different sources overlap at a point. The ratio of intensity when two waves arrive π/2 out of phase to when they arrive in phase. Out of phase और in phase, out of phase मतलब π/2 देके रखा हुआ है। देखो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम देके रखा हुआ है दोनों वेव का, तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बोल के रखा हुआ है। तो अगर आपका एम्पलीट्यूड सेम है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। इंटेंसिटी 1 अपॉन इंटेंसिटी 2 I max cos स्क्वायर phi1/2 डिवाइडेड बाय I max cos स्क्वायर phi2/2। तो ये तो जाएगा, और phi1 का वैल्यू π/2 है, ये मेरे हिसाब से π/2 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर, phi1 का वैल्यू आप π/2 ले सकते हो, तो π/2 अपॉन 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, और phi2 का वैल्यू कितना दिया है, phi2 का वैल्यू इन फेज अगर कहीं भी दिया हो तो आप phi का वैल्यू 0 ले लेना इन फेज, तो cos 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय कॉस 0 1 होता है तो 1 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 मतलब √2 होता है, 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हो अगर एम्पलीट्यूड सेम रहा तो। इन्होंने देखे रखा है कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इंटेंसिटी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चंस बच गए हैं? मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चंस और रहेंगे और कुछ नहीं। लेट मी जस्ट चेक। हम लोग है क्वेश्चन नंबर 65 पे। अरे यार एक सेकेंड, 65 तो कुछ है ही नहीं। और ये है ना, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन कहीं छूट तो नहीं गया? नहीं, मेरे हिसाब से 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, एक ये और ये, बस हो गया। तो फिर एक ही क्वेश्चन है, हो गया। ठीक है बच्चों, आई थिंक दिस हैज़ टू बी द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। देखो वही π/6 सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो रिपीटेड यू कैन जस्ट सॉल्व इट आउट। और अब हम चल रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस चैप्टर का फाइनली बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लेट्स सी व्हाट इट इज। इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द फोर्थ डार्क बैंड इज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज। चलो सिंपल है, ये स्लिट है, स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो d होगा, ये आपका d डिस्टेंस है स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। और ये आपका स्क्रीन है जहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है। और आपका जो एक सीधा एक जो आपका स्लिट है उसके जस्ट सामने यहाँ पे फोर्थ ब्राइट बोला है कि डार्क बोला है, फोर्थ डार्क बैंड बन रहा है, फोर्थ डार्क फ्रिंज बन रहा है। फोर्थ डार्क फ्रिंज का मतलब ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, दिस डिस्टेंस इज y4 डैश। डैश हम यूज करते हैं डार्क के लिए। अब ये डिस्टेंस आप देखोगे तो ये d का आधा है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू d/2। इसका मतलब y4 डैश इज इक्वल टू d/2। ठीक है, y4 डैश क्या होगा बताओ? देखो डार्क फ्रिंजेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, yn डैश इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा d/2d। ठीक है, तो इसमें लैम्डा नहीं दिया हुआ, कि लैम्डा नहीं आएगा क्या, कि लैम्डा पूछा ही गया? अच्छा, वेवलेंथ ऑफ लाइट ही पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मैं n का वैल्यू यहाँ पे 4 डालता हूँ, क्योंकि फोर्थ डार्क फ्रिंज की बात हो रही है, तो y4 डैश का वैल्यू हो जाएगा 4 to 8 - 1 7, 4 to 8 - 1 7 लैम्डा d/2। Now y4 dash is also equal to d/2, so d/2 is equal to 7 लैम्डा d/2d। और ये 2 और 2 आपका हो जाएगा कैंसिल, और लैम्डा का वैल्यू d²/7d हो जाएगा। d²/7d ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और इस तरीके से आपका वेव ऑप्टिक्स का बच्चों चैप्टर भी होता है खत्म सीईटी के लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए और काफ़ी अच्छा खासा आइडिया मेरे हिसाब से आपको आ जाना चाहिए कि इस तरीके से इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।